हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर के डिस्कशन को। आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए क्लैट पॉइंट रिवॉल्यूशन लेकर आया हुआ है। ओनली 21,999 का हमारा ये कोर्स है, जिसमें कि 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट हैं, एवरीथिंग इज देयर। आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लास देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट यूजी 2025 तो हमारा 2 इयर्स का कोर्स है जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 32,999 है। एंड सारे फीचर्स जो यहाँ पे हैं वो वहाँ पे भी मिलेंगे। अगर सिर्फ बुक्स एंड मॉक्स चाहते हो तो दिस इज आवर मैजिक बॉक्स, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं, क्लैट पीजी एंड एलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी, आप इनके बारे में भी हमारी ऐप को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, जो फ्रंट पेज का एक आर्टिकल है, अमिट सीज फायर, फर्स्ट सेट ऑफ इंडियन लीव्स वॉर बेटर्ड सूडान। तो देखो सूडान में क्या हो रहा है ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया है, एंड आई डोंट थिंक कि अभी आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। आज क्या नई अपडेट है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो हुआ क्या है, आपको पता है कि हमारी सरकार ने चलाया है क्या, ऑपरेशन कावेरी। अगर जस्ट इन केस आपसे कभी एग्जाम में आ जाए कि ऑपरेशन कावेरी जो है वो किन किन संस्थान, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किन किन विंग्स के द्वारा मिलकर चलाया गया है, तो इसमें देखिए कुछ नाम है जो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले है इंडियन एयरफोर्स प्लस इंडियन नेवी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, ये 3 नाम आप ध्यान रखिएगा जिनके थ्रू यहाँ पे चलाया जा रहा है, और तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। एंड एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि इसमें जो है हमारे देश से पहले तो देखो आपको पता ही होगा कि हमारे देश से आईएनएस भेजा गया था, सुमेधा आई थिंक नाम था। तो अभी इसके अंदर जो है आईएनएस तेज को भी ज्वाइन करा दिया गया है। ठीक है, तो आईएनएस तेज ज्वाइन ऑपरेशन कावेरी अराइव्स एट पोर्ट सूडान। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है, देखो क्या हुआ है कि 72 आवर्स का सीज फायर हुआ है। सीज फायर मतलब जो सूडान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उनकी 2 आर्म्ड फोर्सेस के बीच में, उनके बीच में एक समझौता हुआ है जिससे कि लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा सके कि 72 घंटे तक कोई भी एक दूसरे के ऊपर वॉर नहीं करेगा, जिससे जो आम जनता वहां पे फंसी हुई है दूसरे देशों की, स्पेशली इंडिया की, तो उनको यहाँ पे निकाला जा सके। क्लियर हो गया? अभी किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो अगला आर्टिकल जो है ना वो बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने काइंड ऑफ अभी स्टे लगा दिया है कि भाई मई 9 तक, ठीक है, मई 9 तक आप जो है ये स्क्रैप मत करो 4% कोटा, जो कि आपका कुछ समय पहले कर्नाटका गवर्नमेंट ने लाया था। ठीक है, क्या हुआ था, 4% कोटा जो है मुस्लिम कम्युनिटी का स्क्रैप कर दिया गया था कर्नाटका के अंदर, और ये 2-2% करके डिवाइड करके दे दिया गया था वोकलिगा, और एक आपकी कम्युनिटी है वहां पे लिंगायत। ठीक है, तो ये करके एससी कैटेगरी के अंदर ये 2-2% यहाँ पे इनको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो नहीं एससी में नहीं, इन दोनों कास्ट को बढ़ाया गया था। एससी कोटा में तो कुछ और चेंज किया था, वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, वैसे ये सेशन, ये वाला आर्टिकल ना हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट काइंड ऑफ रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा पता रहे। ठीक है, तो देखो आपको बताता हूँ मैं पहले क्या हुआ था। कर्नाटका सरकार ने एक फैसला लिया था, उन्होंने जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको 4% कोटा जो है ना ओबीसी कैटेगरी के अंदर से वो खत्म कर दिया था, और 2-2% वोकलिगा एंड वीरा शिवा करके कम्युनिटी है जिसको लियांगत भी बोलते हैं, इनको दे दिया गया था। ठीक है, और ये बोला था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है अब वो ईडब्ल्यूएस के अंदर अपना रिजर्वेशन ले सकती है। ठीक है, पहली तो यहाँ पे ये अपडेट थी। इसके बाद और भी इसमें चीजें करी गई थी कि जो एससी कम्युनिटी है उसमें जो उनका इंटरनल कोटा है ना उसको 15 से 17% कर दिया गया था, और इसके अंदर भी इन्होंने, आप ये कह सकते हो कि क्लासिफिकेशन कर दिए थे। कैसे कैसे कि 6% जो है ना वो एससी लेफ्ट को, 5.5% एससी राइट को, 4.5% एससी टचेबल्स को, एंड 1% एससी अदर्स को। तो ये इन्होंने इसके अंदर भी इंटरनल क्लासिफिकेशन कर दिया था। ठीक है, पहला हमने जाना मुस्लिम रिजर्वेशन को स्क्रैप किया और कहा कि ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी में चले जाओ, और दूसरा जो है वो 17% तो किया एससी कम्युनिटी में, लेकिन इसके अंदर भी इंटरनल रिजर्वेशन किया। मतलब देखो क्या होता है कि ऐसा होता है कि कभी कभी किसी कम्युनिटी के अंदर, जैसे एससी कैटेगरी है,
तो अगर आप स्टेट वाइज देखोगे ना, तो कभी कभी आप देखोगे किसी स्टेट के अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है एससी कैटेगरी के अंदर, उसका बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, बाकी कम्युनिटी जो एससी कैटेगरी में है वो उसका लाभ नहीं उठा पा रही है। इसी के चलते हुए यहाँ पे ये इंटरनल कोटा लाया गया था, जिससे कि जो बची हुई कम्युनिटी है उनको भी लाभ मिल सके रिजर्वेशन का, और इसीलिए उन्होंने इंटरनल कोटा कर दिया। वैसे अगर हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स देखें ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात पहले कह रखी है कि रिलीजन शुड नॉट बी द ग्राउंड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन। इवन बी.आर. अम्बेडकर साहब का भी ये मानना था कि रिजर्वेशन के लिए ना रिलीजन वाइज नहीं देना चाहिए, इट इज ऑलवेज बेटर कि कास्ट वाइज दिया जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ग्राउंड हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने एक इंटरनल कमेटी बनाई थी कर्नाटका सरकार ने, तो उनका भी रिकमेंडेशन था कि मुस्लिम कोटा जो 4% है उसको स्क्रैप करके EWS में कर दो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 2015 में महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन जो है इसको एंड कर दिया गया था मुस्लिम कम्युनिटी का, ठीक है। यहाँ पे देखिए आज एक एडिटोरियल आया है, और ये किस चीज से रिलेटेड है, ऑपरेशन कावेरी से, और सूडान में जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है। पर आपको पता है कि ये चीज ना हमने कल डिटेल में डिस्कस कर ली है, सूडान कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुई है, क्या है ये मामला, कौन सी दो आर्मीज जो हैं वहां की वो आमने सामने आ चुकी हैं, तो वो वाली बात है। यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है कि सीज फायर मिला है 72 आवर्स का, तो इसके बाद भारत के जो 3000 सिविलियंस वहां पे फंसे हुए हैं उनको लाने की कोशिश हो रही है। कौन कौन इन्वॉल्व है, तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तीनों के द्वारा मिलके यहाँ पे इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। पहले INS सुमेधा थी, और अब INS रिसेंटली अभी हमने देखा था, कौन सा था वो देख लो, नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, उसको भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल जो है वो कहता है केन्या स्टारवेशन कल्ट मैसेकर टोल हिट्स 90 एज सर्च पॉज्ड। देखो ये वाला न्यूज हमने कल भी देखा था कि केन्या में क्या हो रहा है, एक कल्ट चलाया गया है वहां के एक बंदे के द्वारा, जिसमें लोगों को ये कहा गया था कि स्टारवेशन के थ्रू अगर आप डेथ लोगे तो गॉड को प्राप्त कर लोगे। इसके बाद काफी सारे लोगों ने ये प्रैक्टिस वहां पे करी, और अब ये डेथ टोल जो है ना 90 पे जा चुकी है, तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके बाद हैरी बेलफोंटे एक एक्टिविटिस्ट है, इंटरटेनर है, इनकी 96 की एज में न्यूयॉर्क में मृत्यु हो गई है, तो वो यहाँ पे ये न्यूज़ है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए बाइडन ने बोला है लेट्स फिनिश दिस जॉब, सेज बाइडन 80 की एज में, अनाउंसिंग 2024 प्रेसिडेंशियल रन। देखो एक मेरा इस पे अपना ओपिनियन है, अब आप लोगों का इस पे डिफर कर सकता है। मुझे लगता है कि 75 या 80 शुड बी द एज जिसके बाद इलेक्शन या पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप अपने घर में किसी ओल्ड एज में किसी इंसान को देखो तो यू विल फील कि मतलब इट्स नॉट अबाउट कि एवरीवन इज गोइंग टू बी लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ देम थोड़े से स्लो हो जाते हैं, फिर उनको अपना भी बॉडी थकान करती है, बॉडी में पेन होते हैं, तो मतलब दे नीड रेस्ट। तो उस टाइम पे पॉलिटिक्स आई थिंक ही छोड़ना चाहिए। लेकिन अभी एक्चुअल में वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में हो रहा है कि विथ एज ना और ज्यादा पॉलिटिक्स में लोग रहते हैं। तो अब ये बाइडन का देखिए, इन्होंने 2024 की प्रेसिडेंशियल रन को अनाउंस कर दिया है, क्योंकि आपको पता है यूएस में प्रेसिडेंट जो है वो 2 टर्म पे बन सकते हैं, तो ये भाई दूसरे टर्म के लिए लड़ चुके हैं। वैसे तो अभी उड़ती उड़ती खबर आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो हैं वो लड़ेंगे यूएस का इलेक्शन, पर ये देखने वाली बात होगी कि वो ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, या जो उनकी पार्टी है वो ऐसा करने देती है कि नहीं देती है। इससे पहले जो ओबामा थे उन्होंने 2 ईयर का टर्म 2 टाइम का टर्म जो है वो लिया था, उसके बाद ट्रंप आए तो वो तो एक ही बार में बाहर हो गए, और अब बाइडन हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इन्होंने यहाँ पे ये अनाउंसमेंट करी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ईरान बुक 2 वुमेन एक्टर फॉर नॉट वेयरिंग हैंडस्कार्फ्स इन पब्लिक। तो ईरान की देखिए पुलिस ने क्या किया, ईरान की पुलिस ने अपने यहाँ की 2 एक्ट्रेसेस जिनका नाम है कैट्यून रियाही एंड पेंटिना बहरन, ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ, कैट्यून रियाही और दूसरा नाम है पेंटिया बहरम। ये हैं पेंटिया बहरम और ये हैं कैट्यून रियाही। इन दोनों को ना इन्होंने सोशल मीडिया पे एक फोटो डाली थी जिसमें इन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ था। ईरान में ये मैंडेटरी है वुमेन्स के लिए, तो इसके चलते हुए ईरान की जो पुलिस है उन्होंने भैया यहाँ पे इनके ऊपर FIR कर ली है। FIR टर्म मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो भी होता हो, इनके ऊपर केस दर्ज कर लिया है
और अब इनके पीछे वो पड़ चुकी है। देखो ईरान में कुछ दिन पहले मॉरल पुलिसिंग जो थी वो न्यूज़ में चल रही थी। मॉरल पुलिसिंग क्या थी? ईरान की ऐसी पुलिस होती थी जो रोडों पे घूमती रहती थी और अगर कोई महिलाएं हिजाब नहीं पहन रही हैं, ढंग से कपड़े नहीं पहन रही हैं, तो उनके ऊपर एक्शन लेती थी। ये कुछ दिन पहले भी कंट्रोवर्शियल रहा था। तो अभी तो आपने ये देखा कि भैया 2 एक्ट्रेसेस को इसमें इन्होंने पकड़ के केस डाल दिया है। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ की नॉर्मल जनता का क्या हाल हो रहा होगा। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अ न्यू ट्रॉइका फॉर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन। अगर देखो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भारत में एक नया ट्रॉइका बना है, वो क्या है, तो 3 कंट्रीज का नाम मैं बता रहा हूं, नोट कर लो। पहला है जापान, दूसरा है बांग्लादेश और तीसरा है आपका इंडिया। ट्रॉइका मतलब 3 कंट्रीज का ग्रुप जो होता है बेसिकली। देखो भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो मतलब 8 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए ना जापान तो पहले से ही इन्वेस्ट कर रहा है। अभी बांग्लादेश भी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है, क्योंकि देखो शेख हसीना जी के टाइम पीरियड में इंडिया एंड बांग्लादेश का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। और आप थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, अगर किसी को वेस्ट बंगाल से जैसे जाना है, मान लो नॉर्थ ईस्ट के किसी भी जगह पे, तो अगर वो बांग्लादेश होके जाएगा ना तो जल्दी पहुंच जाएगा कंपेरेटिवली इस रोड से। तो बांग्लादेश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। और अब रिलेशन बेटर हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि शेख हसीना जी इज ऑल्सो गेटिंग वेरी एक्टिव कि वो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करें। तो यहाँ पे एक ट्रॉइका क्रिएट हुआ है जिसमें तीनों कंट्रीज ने ये डिसाइड किया है कि वी विल ट्राई टू डेवलप नॉर्थ ईस्ट। वैसे अब देखो नॉर्थ ईस्ट को आज से कुछ साल पहले से कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया है, लेकिन हाँ अभी भी बहुत सारी डिमांड है वहाँ पे जिसको फुलफिल करने की आवश्यकता है। तो ये यहाँ पे ये न्यूज़ थी। ठीक है, फिर देखिए एक एडिटोरियल आया है जो कि जयराम रमेश जी ने लिखा है। ये एडिटोरियल किसने लिखा है? जयराम रमेश, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के साइड से। तो आप थोड़ा समझ सकते हो कि एडिटोरियल जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल होगा, पढ़ना चाहो पढ़ लेना। इसमें क्या कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो हमारे देश के वन ऑफ द प्रोमिनेंट पुराने लीडर रहे हैं या जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, अंबेडकर जी, उनका ये मानना था कि संस्कृत जो है ना ये ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। और ऐसा है पहली बार नहीं है, मतलब ये जयराम रमेश जी ने नहीं कहा, एक्चुअली ये कहा गया है किसके द्वारा? जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन। किसके द्वारा? जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन। ठीक है, ये मद्रास हाईकोर्ट के जज हैं। इन्होंने ये बोला कि बी.आर. अंबेडकर साहब का ये कहना था कि भैया संस्कृत जो है ना इट शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन। अब इसी के ऊपर जयराम रमेश जी ने भी आर्टिकल लिखा है और इन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। इनका ये कहना है बेसिकली जयराम रमेश जी का कि अंबेडकर साहब का ऐसा मानना इसलिए था कि संस्कृत शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि पास्ट में उनको ये चीज समझ में आ रही थी कि हिंदी जो है ना वो थोपी ना जाए। मतलब ये अभी देखो क्या है कि जो बीजेपी सरकार है वो हिंदी को थोड़ा सा प्रमोट करती है, तो वही उसी के अगेंस्ट में थोड़ा इन्होंने घुमा फिरा के उस तरीके से लिख दिया है। बट ये जो वर्ड जो ये मतलब बोला गया था ना, ये जी.आर. स्वामीनाथन जो कि मद्रास हाईकोर्ट के जज हैं उनके द्वारा, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन जी के द्वारा कहा गया था। और ये पहली बार नहीं है, पास्ट में भी ऐसा बहुत जगहों पे मेरे को पढ़ने को आया हुआ है कि अंबेडकर साहब ये कहते थे कि संस्कृत शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक लास्ट आर्टिकल है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो नहीं है ज्यादा कुछ, पर देख लो। 3 हेलीकॉप्टर्स फ्लाई ओवर त्रिमुला हिल टेम्पल। आपको पता है कि भारत का अगर आप कह दें तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट रिचेस्ट टेम्पल जो है ना वो त्रिमुला टेम्पल है। तो उसके ऊपर नो फ्लाई जोन बनाने की बात काफी समय से हो रही थी, बट अभी हुआ नहीं है। उसके ऊपर आर्मी के कुछ हेलीकॉप्टर्स देखे गए थे जिसको लेके काफी आपत्ति जताई जा रही है। तो वही ये न्यूज है, एग्जाम का पर्सपेक्टिव यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए वाली बात है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ रिवीजन करते रहो करंट अफेयर के लिए। मेरा आपको एक ही सजेशन है कि नई चीज़ें जो पढ़ते हो वो ठीक है, लेकिन मंथ के लास्ट 3-4 दिन ना रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि करंट अफेयर है बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो सवेरे सफा। ठीक है, इसके अलावा एक स्टूडेंट का कल मैं कमेंट पढ़ रहा था,
एक जापान वाला जो प्रोनाउंसिएशन में मैंने मतलब तफरी करी थी कि लड़कियां ऐसे बोलती हैं, लड़कियां ऐसे, भाई वो मजाक में था, उसको लाइट हार्ट से लो, वो हंसाने के लिए था कि क्लास बहुत बोरिंग हो जाती है, आप लोग भी इतना पढ़ते हो, तो थोड़ा आप लोगों को हंसाने के लिए ऐसी बात की जाती है, उसको दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। मैंने उस समय भी ये बात बोली थी। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, जय हिंद।